डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था बोन ओपनहेमर एप्रोक्सीमेशन। आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। नाम से ही पता चलेगा बेटा, इक्वी का मतलब क्या है हमारा यहाँ पे इक्वल, और पार्टीशन का मतलब क्या है हमारा एक प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। जब किसी भी मॉलिक्यूल को हम डिवाइड करते हैं उसके डिफरेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर। तो हमने दो टाइप के फार्मूले पढ़े थे, तो लीनियर मॉलिक्यूल के लिए कि कोई भी लीनियर अगर मॉलिक्यूल है तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम काउंट करते हैं हम 3n-5 के द्वारा, और अगर कोई भी नॉन लीनियर मॉलिक्यूल था उसके लिए हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं बेटा 3n-6 के द्वारा। क्लियर है? तो क्या होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, क्या कहता है हमें? इट स्टेट्स दैट total energy of a molecule is divided equally among different degrees of freedom, and ईच कंट्रीब्यूट, और एक जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी बेटा वो कंट्रीब्यूशन देगी हाफ kT ऑफ एवरेज एनर्जी, और एक का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा बेटा? हाफ kT। अब कितना कंट्रीब्यूशन है, जैसे अगर हम बात करें ट्रांसलेशनल मोशन की, वाइब्रेशनल मोशन की, या हमारे रोटेशनल मोशन की, हर एक के केस में ये बोल रहा है अगर कोई किसी एक एक्सिस के अंदर पर्टिकुलर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर वो कितनी जो है हमारी एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एवरेज हाफ kT का हर एक एक्सिस के अंदर होगा। तो जो कंट्रीब्यूशन है वो हम कैलकुलेट करेंगे तीनों टाइप के मोशन के अंदर, ट्रांसलेशन के अंदर, वाइब्रेशनल के अंदर और रोटेशनल के अंदर। तो क्या है हमारा कंट्रीब्यूशन can be calculated by taking three type of motion of molecule। मॉलिक्यूल का जो है तीन टाइप का मोशन लेंगे बेटा हम। कौन कौन सा बताया मैंने? ट्रांसलेशनल मोशन, दूसरा करेंगे हम वाइब्रेशनल मोशन, और तीसरा जो करेंगे हम रोटेशनल मोशन। तो ये जो तीनों टाइप के मोशन है हमारे, इनके अंदर हम निकालेंगे कि कितनी जो एनर्जी है वो हमारी आती है हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर। कि जब रोटेशनल मोशन हो रहा है तो जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा, अगर वाइब्रेशनल हो रहा है तो वो कितना होगा, और अगर रोटेशनल है तो वो कितना होगा। तो सबसे पहले लेके चलते हैं हम ट्रांसलेशनल मोशन। अब ट्रांसलेशनल मोशन हमने पढ़ा था भाई किस टाइम पे होता है, तो हमें पता है भाई, हमने पढ़ी है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस आप सबने पढ़ी है। अगर किसी ने नहीं पढ़ी हो तो लेक्चर मैंने दे रखा है, इसके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जो काइनेटिक थ्योरी को जो है एक बार दोबारा से जो अच्छे से देख सकते हैं। फर्स्ट ईयर में आती है आपकी और +1 में भी आती है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि वे हमारे तीन प्लेन हैं और तीनों प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये हमारा एक्स प्लेन मान लेते हैं हम, ये वाई प्लेन मान लेते हैं, और ये हमारा जेड प्लेन मान लेते हैं। अब सपोज करो कोई मॉलिक्यूल है बेटा, वो मूव कर रहा है जिसकी वेलोसिटी है v। अब हमें ये नहीं पता भाई कि वो मॉलिक्यूल जो है जब वो मूव करता है तो वो x एक्सिस के अंदर गया है, वो y एक्सिस के अंदर गया है, या z एक्सिस के अंदर गया है। मतलब हम क्या मान के चल देते हैं कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अकॉर्डिंग कोई मॉलिक्यूल है वो रैंडमली जो है सर ऑल डायरेक्शंस के अंदर क्या है, वो मॉलिक्यूल ऑल डायरेक्शंस के अंदर क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है।
ठीक है, हमने क्या मान ली भाई, सपोज कर ली उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, v है, और वो तीनों प्लेन x, y और z में रोटेट कर रहा है जो एक दूसरे के क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जब आप पढ़ोगे तो वहां पे आप पढ़ोगे कि वेलोसिटी v स्क्वायर जो होता है बेटा वो किसके बराबर होगा, जो तीनों एक्सिस के अंदर पार्टिकल मूव कर रहा है के स्क्वायर के सम के बराबर। मतलब v स्क्वायर वेलोसिटी किसके बराबर होगी हमारी, v x स्क्वायर प्लस, अगर y एक्सिस में जा रहा है तो y स्क्वायर प्लस v z स्क्वायर। ये आ गया हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करूं मैं, इस इक्वेशन को बेटा मल्टीप्लाई कर दूं किसके द्वारा, हाफ m के द्वारा। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, हाफ mv स्क्वायर बराबर है हाफ mv x स्क्वायर हाफ mv y स्क्वायर प्लस में हाफ mv z स्क्वायर। क्लियर है, ये क्या आ गया हमारी इक्वेशन नंबर। लेकिन हमने एक बात और पढ़ी है बेटा कि हाफ mv स्क्वायर जो हमारी वो क्या होती है, वेलोसिटी। लिख सकते हैं बट एज वी नो हाफ mv स्क्वायर क्या हमारी काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे इसकी जगह क्या रख सकता हूं मैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर है, काइनेटिक एनर्जी किसके एक्सिस में, एक्स एक्सिस में, काइनेटिक एनर्जी एक्स एक्सिस में प्लस काइनेटिक एनर्जी वाई एक्सिस में प्लस काइनेटिक एनर्जी जेड एक्सिस के अंदर। ये आ गया हमारी इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है। अब मॉलिक्यूल जो है मूव कर रहा है बेटा रैंडमली, ये बात हमने पहले ही डिस्कस की है कि मॉलिक्यूल जो है पार्टिकुलरली रैंडमली हर डायरेक्शन में मूव कर रहा है जिसकी वेलोसिटी को हमने नहीं पता है। तो क्या करेंगे हम बेटा, इसकी एवरेज वेलोसिटी मान के चल पड़ते हैं कि एवरेज वेलोसिटी या बोल सकते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी बेटा, इसके ऊपर बार लगा देंगे हम। तो काइनेटिक एनर्जी बार बराबर है काइनेटिक एनर्जी बार अलोंग एक्स एक्सिस, काइनेटिक एनर्जी बार वाई एक्सिस। बार का मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी अलोंग जेड एक्सिस। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। ठीक है। अब मॉलिक्यूल जो है क्या कर रहा है बेटा, रैंडमली मूव कर रहा है, हमें ये नहीं पता एक्स में कितना, वाई में कितना, जेड में कितना। तो हम क्या मान के चल पड़ते हैं भाई कि जो जितनी मॉलिक्यूल की स्पीड एक्स एक्सिस में है उतनी वो स्पीड उसकी वाई एक्सिस में रहेगी, उतनी स्पीड वो उसकी जेड एक्सिस में रहेगी। किसी एक एक्सिस को पर्टिकुलर मान करके हम उसकी स्पीड निकाल लेंगे और फिर वाई जेड की हमारी अपने आप आ जाएगी। तो क्या लिखेंगे हम, v एवरेज x स्क्वायर किसके बराबर होगा, v एवरेज y स्क्वायर किसके बराबर होगा, v एवरेज z स्क्वायर। क्लियर है। तो ये आ गया हमारी इक्वेशन नंबर 5 ले लेते हैं। क्लियर है। अब इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, हाफ m से। जैसे यहाँ पे हमने वेलोसिटी मानी थी उसको फिर हाफ m से मल्टीप्लाई कर दिया था, सिमिलर केस में हम यहाँ पे भी कर देंगे। तो क्या होगा, हाफ m v बार x स्क्वायर हाफ m v बार y स्क्वायर हाफ m v बार z स्क्वायर। ये आ गया हमारी इक्वेशन नंबर 6। अब हाफ m स्क्वायर हमने अभी पढ़ा था भाई, क्या थी हमारी काइनेटिक एनर्जी। अब ये एवरेज है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या ले लेंगे हम, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्स एक्सिस किसके बराबर होगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई एक्सिस, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेड एक्सिस। ये सारी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है बेटा वो क्या आ गई हमारी, इक्वल आ गई। क्लियर है। अब हमने क्या वो लिख दिया भाई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्स किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेड। क्लियर है। अब हमने काइनेटिक गैस इक्वेशन पढ़ी है। काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। क्या कहते हैं हमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल की वो हमारी किसके बराबर होती है, हाफ m v स्क्वायर, और ये हमारी किसके बराबर होती है बेटा, 3/2 kT के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है, 3/2 kT के इक्वल। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 7। क्लियर है।
अब इसके बाद जैसे हमने वेलोसिटी निकाली थी भाई काइनेटिक थ्योरी के कैसे से v स्क्वायर हमारा किसके बराबर था vx स्क्वायर vy स्क्वायर vz स्क्वायर। यहाँ पे दी हमारी वेलोसिटी, अब हम क्या लेंगे बेटा एवरेज वेलोसिटी, तो v बार स्क्वायर किसके बराबर होगा v बार x स्क्वायर प्लस v बार y स्क्वायर प्लस v बार z स्क्वायर। क्लियर है? तो ये जो इक्वेशन आई है हमारी और ये हमारी जो है काइनेटिक एनर्जी के अकॉर्डिंग एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या हमारी हाफ एम वी बार स्क्वायर। वी बार स्क्वायर की जगह क्या वैल्यू पुट कर सकता हूँ बेटा मैं हमारी ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ, तो इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी और वी बार स्क्वायर की जगह हम ये इक्वेशन पुट कर देंगे तो क्या क्या होगा वी बार एक्स स्क्वायर प्लस वी बार वाई स्क्वायर प्लस वी बार जेड स्क्वायर। क्लियर है? ये आ गई हमारी इक्वेशन। अब ये जो है हमारी किसके बराबर है 3/2 kT के इक्वल है। क्लियर है? किसके इक्वल है हमारी 3/2 kT के इक्वल है। क्लियर है? इसके बाद हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी v बार एक्स स्क्वायर किसके बराबर v बार वाई स्क्वायर v बार जेड स्क्वायर। मतलब इन तीनों को मैं किसी एक एक्सिस में अगर मानूं तो तीनों क्या है इक्वल है, क्योंकि v एवरेज एक्स स्क्वायर v एवरेज वाई स्क्वायर और v एवरेज जेड स्क्वायर तीनों क्या है बेटा इक्वल है। तो इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी बराबर है हाफ एम, तो अंदर क्या हो जाएगा हर एक के लिए हाफ एम स्क्वायर हाफ एम स्क्वायर हाफ एम स्क्वायर। इसके लिए क्या ले लूंगा मैं तीनों को ऐड करेंगे 3/2 mv बार स्क्वायर और ये किसके बराबर है हमारा 3/2। अब इक्वेशन नंबर आई थी हमारी 5 और इक्वेशन नंबर 7, इनसे क्या कंक्लूजन निकालेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 7 वी कंक्लूडेड दैट क्या निकालेंगे हम कि जो हाफ एम वी बार स्क्वायर है बेटा वो किसके बराबर है हमारा 3/2 kT, क्योंकि हर एक जो कंट्रीब्यूट कितना कर रहा है हाफ के का। अब तीनों एक्सिस बराबर है, तीनों का हाफ हाफ अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2। तो यहाँ पे भी क्या ले लेंगे हम 3/2 हाफ, 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारा हाफ एम वी बार स्क्वायर बराबर है 1/2 kT। क्लियर है? इसके बाद इसी तरह से हम तीनों एक्सिस में ले लेंगे हाफ एम वी बार एक्स स्क्वायर किसके बराबर हाफ एम वी बार वाई स्क्वायर किसके बराबर हाफ एम वी बार जेड स्क्वायर। ये सारे इक्वल है, तो सारे जो है कितनी एनर्जी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बेटा हाफ kT एनर्जी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। रेखा कंट्रीब्यूशन कितना एनर्जी में हाफ kT है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी या इसकी अगर हम टोटल एनर्जी निकालें तीनों एक्सिस में, अब ये भी कितना कंट्रीब्यूट करेगा हाफ kT, ये भी हाफ kT, ये भी हाफ kT, तो टोटल एनर्जी जब हम इसकी निकालेंगे तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा हमारी काइनेटिक एनर्जी टोटल क्या हो जाएगा 3/2 kT। ये जो है हमारी क्या आ जाएगी बेटा इसकी ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर एनर्जी आ जाएगी। तो यहाँ पर जो k है हमारा वो क्या होता है बेटा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, क्या हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और t जो है हमारा वो क्या है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, क्या हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्लियर है स्टूडेंट? तो दो स्टेप इसके अंदर मेन है। पहला आप एनर्जी निकाल रहे हैं जो एक बार हमने वैसे वेलोसिटी लेनी है और फिर हमने एवरेज वेलोसिटी लेनी है। एवरेज के लिए हमने कहाँ पे लिखा था v बार, फिर हाफ एम स्क्वायर जो काइनेटिक एनर्जी है वो तीन एक्सिस के लिए सम ली। अब हाफ एम स्क्वायर क्या होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर काइनेटिक एनर्जी ऑफ x, काइनेटिक एनर्जी ऑफ y, काइनेटिक एनर्जी ऑफ z। अब हमें नहीं पता मॉलिक्यूल किस डायरेक्शन में किस स्पीड से रोटेट कर रहा है, हम उसकी मान लेते हैं कि तीन एक्सिस में स्पीड इक्वल थी, तो हमें एनर्जी क्या लेनी पड़ेगी बेटा उसकी एवरेज लेनी पड़ेगी। तो एवरेज के केस में क्या ले लेंगे हम तीनों की एवरेज
काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर, एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेड। अब तीनों में हम इक्वल एनर्जी मान लेते हैं, तो तीनों की वैल्यू पुट कर लेंगे हम, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर इस हिसाब से हाफ एम से मल्टीप्लाई करके, और वो हमारी एवरेज काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस हमें बोलती है काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी बार स्क्वायर किसके बराबर होता है, 3/2 kT के इक्वल। अब वी बार स्क्वायर की इक्वेशन यहाँ से हम यहाँ पे पुट कर देंगे, इसको हम सोल्व कर लेंगे, तो हमारा जो टोटल रिलेशन आएगा वो क्या आ जाएगा हमारा 3/2 kT। क्लियर है। उसके बाद आती है हमारी रोटेशनल मोशन या रोटेशनल एनर्जी। रोटेशनल के केस में हमारा बिल्कुल सिंपल सा जो मेथड है वो अप्लाई होता है। आपको पता है वो एनर्जी जो किस दौरान आती है, हमारे रोटेशनल मोशन के दौरान आती है। ठीक है, रोटेशनल में क्या होगा, इसका एक्सप्रेशन बिल्कुल सिंपल सा है, रोटेशनल मोशन सेकंड है हमारा। तो इसमें हमारा काइनेटिक एनर्जी फॉर लीनियर मॉलिक्यूल, लीनियर मॉलिक्यूल के केस में काइनेटिक एनर्जी अगर हम निकाले या रोटेशनल मोशन अगर हम निकाले, काइनेटिक एनर्जी बराबर है या एनर्जी ऑफ रोटेशनल एवरेज ले लेते हैं हम, क्या होगा हाफ आई एक्स ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस आई हाफ आई वाई ओमेगा वाई स्क्वायर। ये किसके लिए होगा बेटा, लीनियर मॉलिक्यूल के। लीनियर मॉलिक्यूल के लिए हम दो ही एक्सिस कंसीडर करते हैं, एक्स और वाई एक्सिस। अगर नॉन लीनियर की बात करेगा, नॉन लीनियर में क्या होगा बेटा, एक जेड कंपोनेंट और आ जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी, हाफ आई एक्स ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस हाफ आई वाई ओमेगा वाई स्क्वायर प्लस हाफ आई जेड ओमेगा जेड स्क्वायर। क्लियर है। ये हमारा किसके लिए आ गया बेटा, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के। ठीक है। अब हमने पता है हर एक का जो कंट्रीब्यूशन है एनर्जी में वो कितना है बेटा, हमारा हाफ kT का कंट्रीब्यूशन है। अब जब हम ये इसके केस में निकालेंगे, हाफ kT ये हो गया हमारा, हाफ kT ये हो गया, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, कितनी एनर्जी आगे जाएगी हमारी इसकी kT। और जब नॉन लीनियर के केस में निकालेंगे, हाफ kT ये हाफ kT ये हाफ kT ये, तो कितनी एनर्जी आएगी हमारी 3/2 kT आ जाएगी। क्लियर है। तो ये क्या होगा हमारा रोटेशनल एनर्जी। उसके बाद क्या आता है वाइब्रेशनल एनर्जी। वाइब्रेशनल एनर्जी के केस में क्या होगा हमारा, जो एनर्जी निकालेंगे हम शॉर्ट में बता देता हूँ बेटा, आसान सा रिलेशन है 3/2 kT प्लस 3/2 kT। और जब हम वाइब्रेशनल की बात करते हैं तो उस केस में हमारा रिलेशन होता है 3n-5 kT। क्लियर है। इसको जो है हम रोटेशनल के लिए, लीनियर मोशन के लिए कंसीडर करते हैं, क्योंकि लीनियर में हमारे दो टाइप के रोटेशन होते हैं। जब हम बात करेंगे किसकी, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के केस में, तो नॉन लीनियर के केस में क्या हो जाएगा हमारा 3/2 kT प्लस 3/2 kT प्लस, बस उसमें यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है हमारा 3n-6 kT। ठीक है। अगर इसको आगे फर्दर सोल्व करना चाहो तो लिख सकते हो 3n-3 kT आ जाएगा हमारा। जब ऊपर वाले को सोल्व करोगे तो इसमें 3n-5/2 kT आ जाएगा। क्लियर है बेटा। तो ये था आपका प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसकी एप्लीकेशंस और लिमिटेशंस। थैंक यू।